हाँ तो बच्चों, आज मैं डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.6 का थ्योरी बताने जा रहा हूँ। तो 4.6 में जो है सारणी की सहायता से रैखिक समीकरण का हल, माने रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है। किसके सहायता से? सारणी की सहायता से। टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन विथ हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, माने डिटर्मिनेंट का हेल्प लेकर, माने मदद से क्या करना है? रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन का हल ज्ञात करने के लिए पढ़ना है। तो 10th क्लास में भी रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए पढ़ा है। तो 10th क्लास में पढ़ा है किसके द्वारा? प्रतिस्थापन द्वारा नहीं, विलोपन द्वारा या वज्र गुणन द्वारा या ग्राफीय विधि द्वारा। लेकिन यहाँ जो है हमको पढ़ना है डिटर्मिनेंट सारणी की सहायता से रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। तो देखो, रैखिक समीकरण में मान लिया जाए कि समीकरण दिया है a1x b1y c1z इक्वल टू d1, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है a2x b2y c2z इक्वल टू d2, और तीसरा समीकरण है a3x b3y c3z इक्वल टू d3। यही 3 समीकरण है। हम 3 चर में बता रहे हैं, 2 चर इससे इजी है, 2 चर में एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन 3 चर वाला वही रूल बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें x का गुणांक को a द्वारा व्यक्त करते हैं, y के गुणांक को b द्वारा, z के गुणांक को c द्वारा, अचर पद को d द्वारा। लेकिन यही 2 चर में रहेगा तो क्या होगा? a b होगा, क्या होगा? d वाला होगा, c वाला टर्म नहीं रहेगा। तो 2 चर वाला तो इजी पड़ता है, तो 3 चर वाला हम बता रहे हैं। तो 3 चर में जो है यही रैखिक समीकरण का रूप होता है। 3 चर के रैखिक समीकरण इसी रूप में होता है। इसमें x के गुणांक को a1 a2 a3, y के गुणांक को b1 b2 b3, z के गुणांक को c1 c2 c3, अचर पद को d1 d2 d3 द्वारा व्यक्त करते हैं। अब सवाल है कि जब 2 चर में समीकरण रहता है तो उसके लिए 2 ही समीकरण दिया रहता है, लेकिन 3 चर में हो तो उसको हल करने के लिए 3 समीकरण चाहिए। माने जितने चर वाला समीकरण होता है उसको हल करने के लिए उतना ही समीकरण की आवश्यकता होती है। अगर 2 चर में हो तो उसको हल करने के लिए 2 चाहिए समीकरण, 3 चर में हो तो हल करने के लिए 3 समीकरण चाहिए, 4 चर में हो तो हल करने के लिए 4 समीकरण चाहिए। तो जितने चर में अगर समीकरण दिया हो उसको हल करने के लिए उतना ही समीकरण की आवश्यकता होती है। तो हम 3 चर में बता रहे हैं, तो इसमें देखो 3 समीकरण हो गया। अब इस समीकरण का हल हमको निकालना है किस विधि द्वारा? सारणिक विधि, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने के लिए पहले इसको डिटर्मिनेंट आव्यूह के रूप में लिखेंगे। तो आव्यूह के रूप में जब लिखते हैं तो क्या हो जाता है? पहला हो जाता है गुणांक से बना आव्यूह a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, इंटू हो जाता है चर x y z, इक्वल टू हो जाता है d1 d2 d3। यही जो है समीकरण सारणी के रूप में, आव्यूह के रूप में हो गया। देखो, अगर गुना करेंगे इसमें संगत अवयव को बराबर करेंगे तो यही तीनों समीकरण निकलेगा। गुना करो तो a1x b1y c1z होगा ना। a1x प्लस होता है b1y प्लस c1z, इक्वल करेंगे तो d1 के एक समीकरण निकलेगा। इससे गुना होगा तो a2x b2y c2z इक्वल टू क्या हो जाएगा? d2। फिर इससे गुना करेंगे तो a3x b3y और c3z ये आ जाएगा। तो पंक्ति से स्तंभ में गुना करके संगत अवयव बराबर करेंगे तो यही समीकरण होगा। तो इस समीकरण को हम किस रूप में लिख दिए? आव्यूह
मैट्रिक्स के रूप में लिख दिए। अब मैट्रिक्स के रूप में लिखकर ही हल किया जाता है। अब इसको मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, इसको एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो मान लिया, माना ए मैट्रिक्स है क्या, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह एक्स जो चर होता है उसको एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो चर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड, और अचर जो होता है उसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, D1 D2 D3। यहाँ पर मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स है, इसको हम ए मान लिए, इसको एक्स और इसको बी। तो मान रखेंगे इसमें मान रखेंगे अगर, तो क्या होगा, ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी। नहीं, इसको ए मान लिए तो ए, इसको एक्स, इसको बी। तो ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी मैट्रिक्स। अब ए को दाहिने साइड ले जाते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। यही एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही तुम्हारा फॉर्मूला निकला है। इसी के प्रयोग द्वारा हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए पहले हमको अवयव ए, मैट्रिक्स ए का क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स में बी से क्या करेंगे, गुना, और गुना करके संगत अवयव को बराबर करेंगे तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाता है। तो इस प्रकार डिटर्मिनेंट विधि द्वारा हम जो है क्या करते हैं, सारणी का यदि समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनेंट विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। तो क्लियर हो गया। ये क्या होता है, गुणांक से बना अवयव ए होता है, चर वाला अवयव एक्स होता है, अचर वाला अवयव क्या होता है, बी। तीन को अवयव है, देखो दिमाग में बैठा लो। ए क्या होता है, चर के गुणांक से बना अवयव। एक्स क्या होता है, चर से बना अवयव। और बी क्या होता है, अचर से बना अवयव। अब ए एक्स बी नोट करने के बाद ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स बी और एक्स का मान रख देंगे, हल करेंगे तो चर एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। तो चलो अब देखो, इस पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक 2 चर में दे रहे हैं, एक 3 चर में। एग्जाम्पल पकड़ लेगा तो एक्सरसाइज जो है बना सकते हो 4.6। हर एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा, नहीं तो थ्योरी पर जो है 80-90% क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो इस पे एग्जाम्पल 1-2 चर में दे रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल मान लिया जाए, समीकरण दिया है 2x + 3y = 3। पहला समीकरण मान लिया दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 4x - y = मान लो क्या दिया है, 13। कोई भी दे दिया हो, यही क्या है, 2 चर में एक समीकरण है। पहले 2 चर वाला बता रहा है, उसके बाद 3 चर वाला एग्जाम्पल देंगे। तो पहले नोट करेंगे इसमें मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, चर के गुणांक से बना अवयव। चर तो एक्स के गुणांक और वाई 2 चर में है, तो एक्स और वाई के गुणांक से जो अवयव बनेगा वही मैट्रिक्स ए होगा। तो ए का मान क्या होगा, 2 4 नहीं, पहला स्तंभ में एक्स के गुणांक, दूसरा स्तंभ में वाई का गुणांक, तो 3 - 1। अब एक्स में चर हो जाएगा, तो चर क्या है, एक्स वाई। बी में होगा अचर, तो अचर क्या है, 3 13। इस तीनों को पहले नोट करना है। पहला पॉइंट यही है कि ए चर के गुणांक से बना अवयव, एक्स चर, और बी क्या हुआ, अचर से बना। उसके बाद अवयव ए का क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि मेन इसका कंसेप्ट क्या है, तो मेन कंसेप्ट यही है कि x = क्या होता है, a इनवर्स b। तो पहले a का इनवर्स निकालेंगे,
तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पिछले क्लास में बताए थे कि पहले ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालते हैं। तो जब तक डिटर्मिनेंट एडजॉइंट नहीं निकाल जाएगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा तो समीकरण का हल नहीं निकलेगा। तो समीकरण को हल करने के लिए 4-5 गो पॉइंट है जो कि याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट डिटर्मिनेंट ज्ञात करना, दूसरा पॉइंट क्या कोफैक्टर सहखंड ज्ञात करना, तीसरा पॉइंट सहखंडज अवयव ज्ञात करना, चौथा पॉइंट क्या है इन्वर्स मैट्रिक्स व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना, और पांचवा जो है अवयव का गुणा, दो अवयवों के गुणन। ये 5 गो पॉइंट अगर याद रखोगे जानोगे तब जाकर समीकरण का हल ज्ञात होगा, अन्यथा ज्ञात नहीं होगा। तो ए इन्वर्स निकालेंगे ना, तो पहले इसका क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालो 2 3 4 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होगा 2 गुने 1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 2 में 1 से गुना होगा तो 2 माइनस 4 से 3 में होगा तो 4 12, घटेगा तो क्या आएगा माइनस 10। डिटर्मिनेंट निकल गया। अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा तो समझ जाओ कि उसका जो है व्युत्क्रम संभव नहीं होगा, और व्युत्क्रम संभव नहीं होगा तो समीकरण का हल संभव नहीं होगा। डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा तो व्युत्क्रम अवयव संभव नहीं होगा, व्युत्क्रम अवयव जब संभव नहीं होगा तो समीकरण का हल ज्ञात करना संभव नहीं होगा। माने समीकरण का कब हल निकलता है, जब अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, अर्थात समीकरण निकाय संगत होता है। जब संगत नहीं होगा तो उसका हल नहीं निकलेगा। और संगत कब होगा अभी आगे बताएंगे। इसके बाद संगत कब होता है और संगत कब होता है। तो डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 आएगा तो सीधे लिख देना है कि समीकरण का हल संभव नहीं है। अब 0 नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है कि इसका हल संभव होगा। तो इसका आप क्या निकालेंगे सहखंड। तो सहखंड निकाल कर क्या निकालते हैं, सहखंड निकाल कर एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकलेगा तब जाकर जो है इन्वर्स निकलेगा। तो 11 का चिन्ह क्या होगा प्लस 1 1 2 बताए थे पिछले क्लास में। जोड़ने पर सम आएगा तो प्लस, विषम आएगा तो माइनस। तो 1 1 2 सम है तो इसका चिन्ह प्लस, अब पंक्ति स्तंभ साइलेंट तो क्या होगा -1 1 2 तो चिन्ह क्या होगा माइनस, और पंक्ति स्तंभ साइलेंट करेंगे तो 4 8 2 1 तो 2 1 का चिन्ह माइनस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट तो 3 8 2 2 तो चिन्ह प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट 2। यही निकला सहखंड। अब एडजॉइंट निकाल लेंगे तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या होगा सहखंडों से बने अवयव तो -1 -4 पहला क्या होगा पंक्ति में यही ना 1 1 1 2, और दूसरा में क्या होगा -3 2 नहीं। अब इसका परिवर्त, तो परिवर्त करेंगे तो क्या होगा -1 -4 -3 2। एडजॉइंट निकल गया ना। अब हम क्या निकालेंगे इसका व्युत्क्रम। अब इसका निकालेंगे व्युत्क्रम माने इन्वर्स। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए गुणे एडजॉइंट, यही ना फॉर्मूला है इन्वर्स का। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का मान क्या होगा 1 बाई -10 नहीं इनटू एडजॉइंट कितना आया यही ना -1 -3 -4 2। इन्वर्स निकल गया ना। अब जो है समीकरण का हल निकालेंगे। तो पहला पॉइंट डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद सहखंड निकल जाएगा तो सहखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलेगा, उसके बाद इन्वर्स निकल जाएगा। जब इन्वर्स निकलेगा तब हल निकालने के लिए x इक्वल टू होगा a इन्वर्स b, x इक्वल टू a इन्वर्स b। तो x का मान क्या है एक्स वाई, फिर इक्वल टू a इन्वर्स 1 बाई -10 -1 -3 -4 2 इंटू b का मान कितना है
b का मान है 3 13। अब गुना इसमें होगा तो यही एक्स वाई इक्वल टू 1/-10। इसको गुना करेंगे तो पंक्ति से स्तंभ में गुना होता है, -1 गुने 3 होगा, -1 गुने 3 और प्लस -3 गुने 13 होगा। फिर दूसरा पहला पंक्ति से स्तंभ में हो गया, दूसरा पंक्ति से स्तंभ में होगा तो कितना होगा, -4 गुने 3 और प्लस 2 गुने 13। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू -1/10 इंटू ये होगा -3 और माइनस हो जाएगा 39 नहीं 39 हो जाएगा ना, तो इसमें होगा -12 प्लस 26। दो चार हाँ चलो तभी हो जाएगा कितना, एक्स वाई बराबर हो जाएगा -1/10 इंटू इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो -9 3 12 तो 42 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 26 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब 1/10 से गुना हो जाएगा तो यही एक्स वाई इक्वल टू गुना करो इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42/10 आई हो जाएगा -14/10 नहीं तो ये कट जाएगा ना, तो कौन से कटेगा 2 से तो 21 5 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा। तो यही एक्स वाई बराबर हो जाएगा 21/5 और -7/5। अब संगत अवयव को बराबर करेंगे तो x का मान क्या होगा 21/5, तो यही x बराबर होगा 21/5 तथा y बराबर हो जाएगा -7/5। यही x और y का मान निकल, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी हमको समीकरण का हल निकालना है तो पहले a x और b तीनों आप ये नोट करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, नहीं तो डिटर्मिनेंट a निकालने के बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट देखो यहाँ पे हम गलती कर दिए हैं, क्या यहाँ +1 ले लिए, यहाँ पे -1 है। चलो यहाँ पर मान लो कि प्लस है, मान लिया जाए कि प्लस है, नहीं प्लस है तो +1 लेकर बना देंगे। क्वेश्चन मान लिया जाए कि यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा क्या 2 -12 होगा, 12 में से 2 घटेगा -10 हो जाएगा। अब उसका सहखंड निकाल लेंगे, तो सहखंड निकालेंगे, देखो यहाँ पे प्लस किए हैं तो इसका भी क्या होगा +1 हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा, ये +1 होगा क्योंकि ये देखो चिन्ह का अंतर आया, पूरा मैथ चेंज हो गया, तो +1 होगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा घटेगा ना 3, तो ये हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, -36 होगा, तो यहाँ पे 36 करेंगे -36, तो ये 2 से कटेगा तो 18 हो जाएगा, तो यही -18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 18/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यही इस तरह से 2 चर वाले समीकरण का हम हल कर सकते हैं। अब 3 चर वाले समीकरण को हल करने के लिए थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 2 चर वाला में जब इतना हुआ तो 3 चर वाला और लॉन्ग होगा। सबसे लॉन्ग क्वेश्चन इसी 4.6 में है,
4.6 बना लोगे तो 4.1345 सबका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबका प्रयोग हो जाता है, सहखंड का भी, डिटर्मिनेंट का भी, व्युत्क्रम का भी, एडजॉइंट का भी। देखो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3 चर में x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 पहला समीकरण है। फिर 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3 दूसरा समीकरण है। फिर x माइनस वाई माइनस जेड बराबर -1 तीसरा समीकरण। यही 3 समीकरण दिया हुआ है। अब इसका हल हमको ज्ञात करना है सारणिक विधि पर। तो पहले नोट करेंगे a, तो a क्या होगा, चर के गुणांक से बना भी हो तो x के गुणांक 1 3 1, फिर 1 1 -1 -1 -2 -1 नहीं होगा ना। फिर x में चर हो जाएगा x y z, फिर b क्या होगा, अचर 1 3 -। अब इसमें भी पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, फिर सहखंड निकाल कर इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ए निकालो, तो डिटर्मिनेंट होगा 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1। अब डिटर्मिनेंट निकालो, 1 लेंगे तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट 1 -2 -1 -1, फिर -1 लेंगे तो 3 -2 1 -1 प्लस, फिर -1 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 1 1 -1 नहीं। अब त्रिया गुना होगा तो ये हो जाएगा -1 माइनस हो जाएगा 2 नहीं, फिर -1 -3 + 2 हो जाएगा -1 इंटू -3 -1 कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये क्या होगा -1 माइनस तो +1, ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या होगा 4, तो इसको जोड़ दो 4 5 तो 2 हो जाएगा ना, 4 और 1 5 में से 3 हटा देंगे तो 5 में से 3 गया 2, तो ये क्या निकला, डिटर्मिनेंट भी देखो 0 नहीं आया, इसका अर्थ है कि समीकरण का हल संभव है। अगर 0 आएगा तो समीकरण का हल संभव नहीं है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, सहखंड निकाल कर, तो ये 1 1 चिन्ह होगा प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, देखो 1 1 इसका तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट हो जाता है, तो 1 -2 -1 -1। अब त्रिया गुना करेंगे तो -1 -2 तो -3 हो गया। 8 1 2 तो चिन्ह होगा माइनस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 3 -2 1 -1 ये कितना हो जाएगा, -3 + 2 तो ये हो जाएगा -1, तो -1 और माइनस तो +1। 8 1 3 तो चिन्ह प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, 3 1 1 -1 तो ये हो जाएगा -3 -1 तो -4। चलो पहला पंक्ति का सहखंड निकला, अब दूसरा पंक्ति का सहखंड निकालेंगे। 8 2 1 2 1 तो चिन्ह माइनस, पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो ये होगा 1 -1 फिर -1 -1 नहीं, पंक्ति स्तंभ साइलेंट तो 1 -1 -1 -1 तो ये -1 -1 +2 हो जाएगा। 8 2 2 तो इसका चिन्ह तो प्लस होगा, तो 1 -1 1 -1 त्रिया गुना होगा तो -1 + 1 नहीं, -1 माइनस होगा तो +1 तो 0 हो जाएगा। 8 2 3 चिन्ह माइनस 2 3 का, तो इसका पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 1 1 1 1 1 -1 तो ये हो जाएगा -1 -1 तो +2 हो जाएगा नहीं। फिर आ जाओ, तीसरा
पंक्ति में, तो तीसरा पंक्ति में आएंगे तो 3 1, इसका चिन्ह होगा प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 1 -1 1 -2, तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो -1। ये 3 2, तो 3 2 निकालेंगे तो 3 2 इधर हुआ, इसका पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो ये हो जाएगा 1 -1 3 -2, तो ये हो जाएगा -2 + 3, तो 1 हो जाएगा। ये 3 2, तो 3 2 चिन्ह माइनस होगा, 3 2 5, इसका चिन्ह माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये होगा -1। इसका चिन्ह प्लस होगा, 3 3 का चिन्ह प्लस, तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 1 1 3 1, तो कितना हो जाएगा 1 - 3, तो -2। यही क्या निकला, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकला। गौर से देख लो, इसका निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो -2 + 1, इसका निकालेंगे तो क्या होगा 3 2 का 5, तो -2 प्लस, तो 1 -1 हो गया सहखंड। अब एक ज्वाइंट निकलेगा, तो एक ज्वाइंट ए तो क्या होगा, सहखंडों से बना दी, तो पहला पंक्ति का सहखंड हुआ ये -3 1 -4, फिर 2 0 2, फिर -1 -1 -2 का ट्रांसपोज होगा, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2, यही क्या निकला, सहखंडजाली। अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू ए ज्वाइंट ए, तो डिटर्मिनेंट कितना आया 2 ना, तो 1/2 इंटू ए ज्वाइंट -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2, यही इनवर्स निकला। तो पहले तो इतना करना पड़ेगा, समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है अब समीकरण का हल ज्ञात करेंगे, तो हल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हल निकालने के लिए फॉर्मूला को बैठाएंगे, तो x = क्या होता है a इनवर्स b, तो x का मान हो गया x/z, a इनवर्स तो 1/2 2 है, मैट्रिक्स है -3 2 -1, फिर 1 0 -1 -4 2 -2 इंटू b का मान कितना आया था 3 1 3 -1 ना 1 3 -1, यही ना आया था b का मान। अब मान रख दिए, अब इससे इसमें गुना होगा, गुना करके संगत बराबर करेंगे तो x/z निकल जाएगा, तो 1/2 गुना करो, अब पंक्ति से स्तंभ में डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, 3 से 1 में होगा तो -3 + 6 + 1। अब चलो इससे करो तो 1 0 हो जाएगा, -+ 1। अब इससे करेंगे तो -4 + 6 + 2, डायरेक्ट गुना करके लिख दिए हैं। तो x/z गुना करने के लिए बताए थे, मैट्रिक्स का गुना क्या करते हैं, पंक्ति से स्तंभ के संगत है, -3 × 1 तो -3, 2 × 3 तो 6, -1 तो 1, फिर 1 × 1 तो 1, 0 × 3 0, -1 × -1 तो +1, -4 × 1 -4, 2 × 3 6, -2 से 2। अब इसको जोड़ो घटाओ तो कितना हो जाएगा 7, 7 में 3 गया 4, 2, ये हो जाएगा 8, 8 में 4। अब 1/2 से क्या होगा, गुना होगा,
एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 से गुना करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 2, 1/2 से 2 में तो 1, 1/2 से 4 में तो 2। अब यही संगत है, बराबर करेंगे तो x का मान 2 होगा, y का मान 1 होगा और z का मान 2। यही समीकरण का हल निकल गया। तो इस प्रकार हम समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी पर जो है एक्सरसाइज में समीकरण का हल ज्ञात करना है। अब चलो समीकरण का हल का प्रकृति कैसा होता है, समीकरण का हल कैसा होगा, संगत या असंगत, इसके लिए कंडीशन बता रहे हैं। तो इसके लिए देखो पहला कंडीशन संगत तथा असंगत, संगत तथा असंगत होने का प्रतिबंध। संगत तथा असंगत होने का प्रतिबंध, कब संगत होगा कब असंगत होगा। तो पहला देखो, यदि डिटर्मिनेंट बताया ना पीछे, क्या चर के गुणांक से बना अभी ये होता है। अब उसका डिटर्मिनेंट अगर बराबर नहीं हो किसके, 0, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 हो तो समीकरण क्या होता है, संगत होता है, संगत होता है तथा समीकरण का अद्वितीय हल होता है, तथा समीकरण का अद्वितीय माने क्या होता है, यूनिक, एक, अद्वितीय का अर्थ हुआ एक हल होता है। ये डिटर्मिनेंट विधि द्वारा हम जांच करते हैं। और 10th क्लास में पढ़ा था कि a1/a2 बराबर क्या हो, नहीं हो b1/b2, तो समीकरण का अद्वितीय हल होता था नहीं। अब इसमें डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होगा तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा और उसका हल कितना होगा, अद्वितीय, माने एक हल होगा। देखिए तो भाई एग्जाम मान लिया जाए एक समीकरण जो भी दिया है संगत का, मान लो x + 2y = 2, फिर दूसरा दिया है 2x + 3y = 3। तो इसमें ये मैट्रिक्स क्या होगा, 1 2 होगा, 2 3 होगा, नहीं। जांच करना है कि इसका हल संगत है कि असंगत। तो जांच करने के लिए पहले नोट करेंगे ना, x क्या होगा, xy हो जाएगा और b क्या होगा, 2 3 होगा। क्योंकि तुम्हारा एक्सरसाइज का 1 से लेकर 6 तक जो है 4.6 का 1 से 6 तक केवल जांच करने के लिए पढ़ना है, समीकरण का हल संगत है कि असंगत है। एक्सरसाइज जो है 4.6 का 1 से 6 तक क्वेश्चन में जांच करना है कि समीकरण का हल संगत है कि असंगत। तो यही देखो ये एक मैट्रिक्स हुआ। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 2 2 3, नहीं तो ये हो जाएगा 3 - 4, तो क्या आया -1 आया, तो डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए समीकरण क्या होगा, समीकरण संगत है। जांच हो गया, संगत लिख देंगे, कोई दिक्कत।
नहीं। अब चलो, अब असंगत पहला कंडीशन में हुआ, 3 कंडीशन है। तो दूसरा कंडीशन, यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 हो तो, अगर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 होगा तो वह समीकरण संगत होगा कि असंगत होगा, कैसे जांच करेंगे? हो तो इसके लिए 2 कंडीशन है। हो तो एक नंबर होगा कि एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा। जब डिटर्मिनेंट 0 होगा, 0 नहीं होगा तब तो क्लियर हो गया कि संगत। अगर 0 हुआ तो वह असंगत होगा। उसके लिए 2 कंडीशन है, क्योंकि असंगत में 2 स्थिति आता है। क्या? या तो समीकरण का अनंतः अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। 10th क्लास में पढ़े हुए 3 तरीका, एक होता है द्वितीय हल, एक होता है अनेक हल, और एक होता है कोई हल। तो अनेक हल कोई हल नहीं है, कब होगा? जब डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो क्या करते हैं? एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालते हैं। एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर वह 0 नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं हो, पहले तो डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। 0 जब होगा तब एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालेंगे। वह अगर 0 के बराबर नहीं हो तो समीकरण असंगत होता है। समीकरण क्या होगा? असंगत होगा। तो देखो, एडज्वाइंट ए इंटू बी निकाल कर जांच करेंगे, वह जो है 0 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। और एक बी नंबर भी देख लो। उसके बाद एडज्वाइंट ए, समीकरण क्या होगा? असंगत होगा तथा हल क्या होगा इसका? तथा समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसका हल क्या होगा? कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। क्लियर हो गया? जब एडज्वाइंट ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण असंगत होता है तथा समीकरण का कोई हल नहीं होता है। उसके बाद एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर ये 0 हो तो समीकरण क्या हो जाएगा? संगत या असंगत होता है। संगत या असंगत होता है। संगत या असंगत होता है तथा समीकरण का अनेक हल होता है। इस प्रकार हम संगत असंगत जांच करेंगे। तो पहला कंडीशन बताया कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण क्या होगा? संगत होगा, अर्थात समीकरण के अद्वितीय हल एक हल होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। एडज्वाइंट ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण असंगत होगा, अर्थात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। उसके बाद एडज्वाइंट ए इंटू बी अगर 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ए 0 आया है, एडज्वाइंट ए इंटू बी भी 0 हो तो समीकरण संगत या असंगत होता है, अर्थात समीकरण का अनंतः अनेक हल होता है। तो 3 स्थिति हुआ, तीनों 10th क्लास में भी पढ़ा है। अब इस पर जांच भी कर सकते हो। जैसे देखो एग्जाम्पल है,
तो x माइनस वाई इक्वल टू मान लिया 5 है। उसके बाद मान लिया जाए 2x माइनस 4y इक्वल टू मान लिया 4 है। यही समीकरण दिया है। अब इसको जांच करना है तो क्या करेंगे? जांच करने के लिए ये मैट्रिक्स नोट करेंगे तो 1 2 -1 -4 डिटर्मिनेंट निकाल, इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर जांच करेंगे। x लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिख दो x y, फिर b हो जाएगा 5 4 नहीं, और डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट 1 -1 2 -4 3 गुना कर 2, यहाँ पे भी मान लो 2 है, 2 हो गया 2, तो ये हो जाएगा -2 तो माइनस माइनस +2 तो 0 हो जाएगा ना, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो इसका अर्थ यहीं पर लिख सकते हैं कि समीकरण क्या होगा? असंगत होगा, संगत या असंगत होगा। चाहे अब एक ज्वाइंट ए निकाल कर जांच करना पड़ेगा तो इसका सहखंड निकालेंगे। 1 1 का तो चिन्ह प्लस -2 हो जाएगा, फिर 1 2 तो चिन्ह माइनस होगा तो -2 होगा, 8 2 1 तो 2 1 का होगा +1, 8 2 2 तो इसका होगा 1। तब एक ज्वाइंट निकलेगा, एक ज्वाइंट ए तो सहखंड हो गया कितना? -2 -2 1 1 नहीं। अब इसका ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज हो जाएगा तो -2 -2 1 1। अब निकालेंगे इसलिए ज्वाइंट a इंटू बी, तो एक ज्वाइंट ए हो गया -2 1 -2 1 इंटू बी का मान कितना है? 5 4। अब गुना करो तो गुना करेंगे 35 स्तंभ में तो 5 दूनी -10 +4 होगा, 5 दूनी 10 +4 तो कितना आ गया? -6 -6। 0 नहीं आ रहा है तो 0 नहीं आ रहा है, इसका अर्थ है कि समीकरण क्या है? अतः समीकरण क्या है? असंगत है। तो इस प्रकार जांच कर सकते हैं, संगत असंगत। क्लियर हो गया? तो इतना जो थ्योरी याद रखोगे तो एक्सरसाइज जो है 4.6 बन जाएगा, और 4.6 अंतिम एक्सरसाइज है। तो तुम्हारा जो है डिटर्मिनेंट का थ्योरी जो है आज खत्म हो गया। और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है।